तो हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जीव विज्ञान का पहला चैप्टर जैव प्रक्रम, जो कि हमारे पेपर में बहुत ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से बन के आते हैं। तो हम इसको बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसके एक एक टॉपिक को हम बहुत ही डीप में पढ़ने वाले हैं। एक एक डायग्राम को समझेंगे कि हाँ भाई ये कैसे बनना है, कैसे किस डायग्राम से पूछे जाते हैं, क्योंकि इस चैप्टर से लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चंस बन के आते हैं। ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी सारे क्वेश्चंस बन के आते हैं। तो इसमें हम पढ़ने क्या वाले हैं, आप थोड़ा समझो कि हम अपनी डेली लाइफ से रिलेटिव इसमें पढ़ेंगे। जैसे कि जैव प्रक्रम नाम से ही पता चल रहा है ना, कि जीव को या फिर हमारे कैसे, जैसे मान लो मैं खड़ी हूं, है ना, तो मेरा नाम आप जान के क्या करोगे, नाम के बाद मेरे अलग थोड़ा काम भी तो जानोगे, मेरे बारे में तो जानना चाहोगे। तो सारी चीजें उसके बारे में, भाई नाम जान लेने से कुछ नहीं ना। तो हमको सारा चीज समझना है, कैसे क्या होता है, हमारी लाइफ चल रही है, हम भोजन खाते हैं क्या, कैसे सारा प्रक्रम या सारा हमारा प्रोसेस कैसे होता है, वो सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि हम इसमें पढ़ने वाले हैं श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, हमारे ये सारी चीजें इस चैप्टर में है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जल्दी से। तो एक वन शॉट में आज हमको इस चैप्टर को एकदम खल्लास करके निकलना है। तो सारे लोग रेडी हो जाओ, कमर कस लो अपनी और जल्दी से आ जाओ मैम की क्लास में। ओके, तो आ जाओ, फटाफट शुरू करते हैं। तो सबसे पहला, जैसा कि हमारा क्या है यहाँ पे, पोषण के बारे में आपको पता होना चाहिए। पोषण क्या होता है, पोषण हमारा क्या है कि पोषण, देखो कोई भी काम करने के लिए हमें जरूरत किसकी होती है, भोजन की। क्योंकि अब मान लो स्कूल गए, स्कूल से जैसे ही घर आए, घर आने के बाद मम्मी तुमको तुरंत कह दे बेटा जाओ दुकान से सामान लेते आओ, तुम बोलोगे नहीं मम्मी मैं तो अभी घर से आया हूँ, मम्मी मैं नहीं अभी जाऊंगा, मम्मी मैं बहुत थक चुका हूँ। अब भाई क्योंकि तुम्हारे अंदर एनर्जी ही नहीं है। अब एनर्जी के लिए, ऊर्जा के लिए क्या चाहिए, हमें भोजन चाहिए। हम क्या करते हैं, भोजन खाते हैं। तो भोजन जैसे ही कर लोगे, उसके बाद हाँ मम्मी क्या बोल रही थी दुकान पे, अच्छा लाओ लाओ हम चले जा रहे हैं, फिर तुम तुरंत एक्टिव हो जाओगे, तो बॉडी एक्टिव हो जाएगी और तुम तुरंत जाओगे सामान लेने। तो हमको क्या होता है, कोई भी कार्य करने के लिए चाहिए होती है ऊर्जा, और ऊर्जा हमको कब मिलती है, जब हम पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं या जब हम भोजन करते हैं। तो यही हमारा लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या, जैसा कि लिखा है कि वह प्रक्रिया जिससे कि क्या है, वह पोषण, वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा जीव भोजन ग्रहण करके उसमें से आवश्यक पोषक तत्वों को क्या करते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। तो ये हमारा कहलाता है पूरा पोषण। अब भाई भोजन करते हैं, इसी से हमारा क्या होता है, जिसमें शरीर की वृद्धि हो जाती है, विकास मिलता है, ऊर्जा होती है और स्वस्थ बनाए रखता है हमारे शरीर को। तो ये सारा हमारा क्या कहलाएगा, पोषण कहलाता है। अब पोषण के प्रकार समझो। पोषण के प्रकार हमारे दो तरीके के होते हैं। पहला एक होता है स्वपोषी और दूसरा होता है विषमपोषी। ठीक है, स्वपोषी का मतलब होता है, देखो समझो सबसे पहले स्वपोषी पोषण कैसा होता है। अब तुमसे अगर पूछ लें कि तुम अपना भोजन, तुम्हारा भोजन कौन बनाता है, खाना कौन बनाता है, तुम बोलोगे भैया मम्मी मेरा खाना बनाती है। बोलोगे कि नहीं बोलोगे कि मैम मेरा खाना तो मम्मी बनाती है, मम्मी खाना बनाती है, हम लोग खाते हैं। रियल बताना, क्या मम्मी आपका खाना बनाती है? हाँ, मम्मी काम करती है खाना पकाने का। मम्मी कौन काम करती है, खाना पकाने का, लेकिन खाना बनता नहीं है। मम्मी कहीं से जाके डायरेक्ट कहीं से खाना लाकर नहीं बना रही होती, वो तो मिला मिलाया था, बस मम्मी ने पका के आपको भोजन दे दिया, आपने खा लिया। तो यहाँ पे स्वपोषी का पोषण का मतलब होता है ऐसे पदार्थ या ऐसे जीव जो स्वयं अपना भोजन करते हैं, स्वयं अपना भोजन बनाकर उसको खाते हैं, वो हमारा कहलाएगा स्वपोषी। और स्वपोषी में केवल तो केवल आते हैं हमारे पौधे। पौधे अपने से भोजन बनाते हैं। अभी आगे हम समझेंगे किस प्रकार से। ठीक है, आगे अभी हमको समझना है किस प्रकार से भोजन वो बनाते हैं। वो अपना भोजन जो है हमारे प्लांट प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा वो अपना भोजन बनाकर स्वयं खाते हैं और हम फिर उनके थ्रू हम अपना भोजन बनाते हैं। क्या ये बात से आप लोग सहमत हो? बिल्कुल सही कह रही हो, क्योंकि हम लोग को पेड़ पौधों से मिलता है, लेकिन पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। होता है कि नहीं होता है? हम तो भाई पेड़ वगैरह से भोजन ले लिए, उसके बाद उसको पका कर खा लेते हैं। तो क्या ये बात रियल बोल रही हूँ? आपको भी लग रहा होगा यस मैम मम्मी हमारा भोजन नहीं, अब से नहीं भाई, मम्मी खाना पका कर देती है, लेकिन वो हमारा डायरेक्ट खाना लेकर नहीं आती हैं। तो ये चीजें आज से नहीं बोलिएगा। ठीक, फिर अब क्या बात आ गई यहाँ पे, देखो
यह प्रक्रिया समानता प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही होती है। जैसे कि क्या है हमारा, इसमें कौन से होते हैं, हरे पेड़ पौधे। ध्यान रखना केवल हरे पेड़ पौधे ही भोजन अपना स्वयं बनाते हैं। कैसे? सिर्फ हरे पेड़ पौधे। ठीक, फिर क्या, नीले हरित शैवाल और कौन से, युगलीना आदि, ये सारे क्या होते हैं, स्वयं से अपना भोजन बनाते हैं। अब बात कर लेते हैं विषमपोषी कैसे हैं। तो विषमपोषी हम कह सकते हैं इसको परपोषी, इसका दूसरा नाम क्या है भाई, विषमपोषी है। विषमपोषी से भी हम जानते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, जो जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाकर किस पे डिपेंड रहते हैं, बल्कि किसी अन्य जीवों पर डिपेंड होते हैं। जैसा कि मैंने बोला पौधे या जानवर। अब जैसे जानवर डिपेंड हो गया, हम दूध वगैरह कहाँ से मिलता है, गाय, हम किसी ना किसी जानवर पे डिपेंड है कि नहीं, दूध वगैरह, वरना सोचो वहां ना मिले तो कैसे करो, होता है कि नहीं, दूध वगैरह हमको मिलता है वहां से ही। तो ये बोला गया कि भाई कि जानवर या पौधों पर डिपेंड होते हैं, तो वो कौन से कहलाते हैं, हमारे परपोषी विषमपोषी कहलाते हैं। अब क्या है, ऐसे जीव पहले से बने जैविक पदार्थ को ग्रहण करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जैसे इस विषमपोषी में, परपोषी में कौन कौन आ जाता है, मनुष्य आ जाता है, जानवर आ जाते हैं, कवक आ जाता है, कीट बच्ची पौधे आ जाते हैं, और परजीवी जैसे कि जू वगैरह क्या होते हैं, हमारे बालों में पड़ गए, हमारा खून चूस चूस कर अपना पेट भरते रहते हैं, है ना, हमें भी नहीं मारते हैं और अपना वो भी पेट भर लेते हैं। क्या बात सही है कि नहीं सही है? तो वो हम पे डिपेंड होते हैं कि हाँ भाई खून वगैरह मतलब चूस कर अपना पेट भरते हैं। ऐसे ही मच्छर वगैरह भी होते हैं सेम, है ना, कुकुरमुत्ता, ये सारे हमारे क्या हुए परपोषी, जो कि दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। अब बात आई पहला परजीवी पोषण। अब परजीवी पोषण कौन होते हैं, जो कि विषमपोषी हमारे 3 प्रकार के होते हैं। स्वपोषी तो केवल था, विषमपोषी जो हमारा परपोषी है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा है, हमारा परजीवी है। परजीवी उन्हें बोलते हैं कि पोषण वह प्रकार जिसमें एक जीव, जो हमारा क्या है, परजीवी है, परजीवी वो वाले हमारे जीव होते हैं। ये अपना पोषण कैसे करते हैं, समझो, ये पोषण ऐसे करते हैं जो कि दूसरे जीव के शरीर के अंदर या बाहर रहकर, किसी दूसरे जीव के अंदर या बाहर रहकर अपना पोषण प्राप्त करते हैं और उसे हानि पहुंचाता रहता है। ठीक, अब तुम सोचोगे कौन से जानवर हैं इसमें, तो आपको पता है जू, कुकुरमुत्ता, टेपवर मतलब फीता कृमि, और मच्छर, लीच, जोक वगैरह। जोक वगैरह समझ रहे हो, जोक वगैरह अगर पड़ जाते हैं देखो खून वून चूस लेते हैं, जैसे कि हमारे जू मच्छर ही समझ लो, हमको हानि तो पहुंचाता है, हमारे अंदर से खून चूस चूस कर अपना तो पोषण कर रहे होते हैं और हमें क्या करते हैं, हानि पहुंचा देते हैं। तो ऐसे जीव जो किसी दूसरे के जीव पे अंदर या बाहर रहकर अपना पोषण करते हैं, वो कैसे कहलाते हैं, हमारे परजीवी पोषण वाले तक कहलाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में बता देना भैया, जू, कुकुरमुत्ता, मच्छर, ये सारे हमारे कौन से हैं, परजीवी होते हैं। ठीक, फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्या है, मृत जीवी पोषण। अब कुछ ऐसे भी जीव होते हैं, जो कि मृत वालों को, सड़ा गला या फिर मृत जीवों को खाकर अपना पेट भरते हैं। जैसा कि लिखा है कि पोषण वह प्रकार जिसमें जीव मृत या फिर सड़े गले जीव या फिर जैविक पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, वो क्या कहलाएंगे, हमारे मृत जीवी पोषण कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं, हमारे मृत जीवी पोषण कहलाते हैं। इसमें जैसे तुम्हारा आ जाता है फफूंदी या फिर फंगी बोला जाता है, और खमीर, बैक्टीरिया, मशरूम, ये सारे चीजें क्या हो जाती है, देख जानते हो कि जब कुछ सड़ा गला चीज पड़ा रहता है तो वहां एक अलग सी लेयर लग जाती है, एक अलग से फंगिस वगैरह हो जाता है वहां पे, वरना कह सकते हो बैक्टीरिया आ गए, है ना, तो वो क्या होते हैं, वो सड़े गले से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो हमारे ऐसे जीव क्या कहलाए, मृत जीवी पोषण कहलाते हैं। फिर नेक्स्ट कौन सा आया, हमारा प्राणी संपोषण। अब भाई इसको ध्यान से समझना, प्राणी संपोषण क्या है, हमारा पोषण वह प्रकार है जिसमें एक ठोस या तरल भोजन को, क्या, किसी ठोस या तरल भोजन को सीधे सीधे ग्रहण करता है और उसे पचाकर उससे ऊर्जा प्राप्त करता है। या पोषण मुख्यतः जंतुओं और मनुष्यों में पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते हैं इसमें, हम कोई ठोस, अब जैसे मान लो तुमको दे दिया ठोस में कुछ भी ले लो, जैसे हमने रोटी ले ली, एक होता है स्ट्रॉन्ग, उसको हम क्या करते हैं, लेते हैं, देन उसके बाद चबा कर क्या करते हैं, अंदर ग्रहण करते हैं, फिर उससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं, फिर अदर वर्क करते हैं। तो हमारे किसके अंदर आया ये वाला प्रोसेस, किसके अंदर आया, प्राणी संपोषण पे
ही तो आया। तो ऐसे जो भी हमारे जीव होते हैं वो कौन से कहलाते हैं, प्राणी संपोषण कहलाते हैं। तो जो कि लिखा भी हुआ है कौन कौन में होता है, मनुष्य में होता है, हमारे मनुष्यों में होता है, हमारे गाय में, बकरी में, शेर, कुत्ता, ये सारी चीजें क्या करती हैं, किसी ठोस पदार्थ को निगलकर फिर उनसे ऊर्जा प्राप्त करके क्या करते हैं, अपना पोषक तत्व पूरा करते हैं। फिर क्या कहलाए, जैसे इसमें अमीबा है, मेढक है, मछली, ये सारे जितने भी जानवर और मनुष्य वगैरह हैं वो भोजन कैसा करते हैं, प्राणी संपोषण करते हैं। कैसा करते हैं बेटा जी, प्राणी संपोषण करते हैं। अब जैसे देखो अमीबा, अमीबा का आपका पूछ लेता है, अमीबा का जैसे समझो, अमीबा क्या करता है, जैसे उसके पास कोई खाद्य कण आया, इसके पास हाथ पैर तो हमारे जैसे है नहीं, या जानवर लोग होते हैं भाई पकड़ के खा लिए ऐसे ऐसे करके, अमीबा के पास तो होता नहीं है। इसके पास होता है कूटपाद। क्या होता है, एक कूटपाद, मतलब कि उसके पास उंगली जैसी संरचना टाइप का एक कह सकते हो, ये जो पार्ट है ना, ये देखो ऐसा 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 सा है ना, ये है। इसको क्या करता है, वो धीरे धीरे जब इसके आसपास कोई फूड वाला रहता है कण छोटा, उसके साथ ये क्या करता है, धीरे 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 आगे बढ़ता जाता है। ठीक है, धीरे धीरे आगे बढ़ता है, जो कि इसको बोलते हैं, जो इसका आगे वाला पोर्शन निकला उसको बोला जाता है पदार्थ या फिर कूटपाद बोला जाता है। समझ लो ये इसका हाथ ही है, उसने हाथ हल्का हल्का बढ़ाया। ठीक है, उसके बाद थोड़ी देर बाद होता क्या प्रोसेस, वो जो कण होता है, जो वो भोजन वाला कण होता है, वो इसके अंदर पे आ जाता है। ये धीरे धीरे बढ़ा, इसने अंदर ले लिया, उसको क्या ले लिया, अंदर ले लिया अपने। फिर क्या करता है, इसको क्या करेगा, अंदर ले लिया इसने, यहाँ पे देखो अभी तक कहाँ था, यहाँ था, अब क्या हुआ, यहां से इसने धीरे धीरे अंदर कवर करना लिया और अब धीरे से अंदर उसको ले लिया। अब इसके बाद क्या करेगा, ये खाद्य रिक्तिका, जहां पे पहुंचा ना ये खाद्य रिक्तिका, और वहां पे अब ये उसको पचाएगा, एंजाइमों की हेल्प से अपना पचाकर क्या करेगा, अपना पोषक तत्व ले लेगा। देन उसके बाद क्या करेगा, उसके अलावा जो भी अनपचा हुआ, जो उसके में पच नहीं पाया, उसको क्या कर देगा, बाहर निकाल देता है। तो ऐसे अमीबा में प्रोसेस होते हैं खाने के, पूरा ऐसा कर ले लेता है ये। क्या यहां तक बात समझ में आई आपको? ये ऐसे सारे प्रोसेस हमारे में भी, जैसे अभी हम इस चैप्टर में पढ़ने ही वाले यही चीज कि हम जैसे भोजन लेते हैं, जैसे कि हमारी शुरुआत कहां से हो जाती है, यहाँ से हमने मुंह पे लिया, फिर धीरे धीरे कैसे क्या प्रोसेस होता है, तो हम इसको अभी आगे पढ़ेंगे कि मनुष्यों में कैसे होता है। ठीक, तो चलो और आगे बढ़ते हैं भाई। जैसा कि है अब पढ़ते हैं वात्सो उत्सर्जन। क्या है वास्तु उत्सर्जन से पहले, लेकिन मैं आपको समझाऊंगी थोड़ा सा पहले, इसके पहले रंध्र के बारे में। रंध्र क्या होता है, जैसा कि आपको पता है पत्तियां बनती हैं, क्या होती हैं, पत्तियां बनती हैं, है ना। पत्तियों में आपने देखी होगी एकदम छोटे 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 छिद्र होते हैं, छिद्र वाली संरचना को ही बोला जाता है बेटा जी रंध्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रंध्र बोला जाता है। अब आप लोग वात्सो उत्सर्जन पढ़े होंगे केमिस्ट्री में कि हाँ भाई किसी जल का भाप की तरह बन के जाना, वो क्या कहला जाता है, वात्सो उत्सर्जन। बट सेम वही चीज यहाँ पे भी है, इसमें थोड़ा सा आपको डिटेल में और एक्सप्लेन करके दे दिया गया है। तो जैसा कि आपको पहले थोड़ा सा रंध्र के बारे में पढ़ना है। रंध्र क्या होते हैं, इसके दो प्रमुख कार्य होते हैं। कौन से, पहला तो हमारा क्या है, वात्सो उत्सर्जन है, और दूसरा क्या है, गैसों का आदान प्रदान है। क्या है, गैसों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। अब जैसा कि आपको यहाँ पे दो डायग्राम दिख रहा होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से दिख रहा है ना, यहाँ पे क्या है, दो डायग्राम दिख रहे हैं, ये हमारे रंध्र की है, पत्तियों की संरचना होती है। अब इसमें देखो कैसा होता है, इसी को बोला जाता है स्टोमेटा। क्या बोला जाता है बेटा जी, स्टोमेटा बोलते हैं रंध्र को, क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोला जाता है। अब क्या है, जब इसकी खुली संरचना कब होती है और कब ये बंद होती है, ये चीज डिटेल में समझते हैं। हाँ, जब क्या होता है, इसमें आपको पता होगा कि पेड़ पौधे होते हैं, वो क्या होते हैं, अंदर मिट्टी से क्या लेते हैं, मतलब अंदर जड़ वगैरह से क्या लेते हैं, पानी को खूब ढेर सारा लेते जाते हैं। पानी को क्या लेते हैं, अवशोषित करते हैं, अवशोषित करते हैं, जितना उनसे अवशोषित होता है पानी को ले लिए। अब आप क्या होता है, जब पानी को ये अवशोषित करते हैं तो ये क्या होता है, ये जो इनकी सेल वगैरह होती हैं, ये क्या होती है, फूल आती हैं। क्या आती हैं, फूल जाती हैं। तो आपको पता होगा बहुत सी सेल्स होती हैं, अरे जैसे कि मैंने तुमको गुब्बारा बोल दिया, गुब्बारे में तुम हवा भरोगे तो वो फूलता ही जाएगा, फूलता ही जाएगा। तो सेम यहाँ पे भी यही चीज है, जब हम पेड़ पौधे क्या होता है, पानी जब अवशोषित करते हैं जड़ों की हेल्प से,
तो होता क्या है, ये इनकी सेल्स क्या हो जाती हैं, फूल जाती हैं, क्या होती हैं, फूल जाती हैं। और इसके हेल्प से क्या लेते हैं ये लोग, क्या कर लेते हैं, हमारा और कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो अभी समझाती हूँ कैसे होता है ये प्रोसेस। तो जब ये प्रोसेस ऐसा हुआ, ये फूल आए, ठीक है, क्या हुआ, फूल आए। और उसके बाद जब ये क्या होता है, जब ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर देते हैं, ग्रहण कर लेते हैं और इसमें से ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं। तो आप बताओ, बैलून से जब हवा निकल गई तो फिर वो पचक गया और जब आया तो फूल गया। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड और ये सारी इन्होंने वाटर भरा तो क्या हुआ, फूल गया था। लेकिन जैसे ही इन्होंने क्या किया, अब आपको पता होगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा क्या हुआ, जल क्या हुआ, भाप बन के उड़ गया। जल क्या हुआ, भाप बन के जल उड़ गया। और हुआ क्या, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड को इसने क्या कर लिया, ग्रहण किया और ऑक्सीजन भी छोड़ा। तो भाप, जब जल भाप बन के उड़ गया तो ये क्या हुआ, फिर से हमारा ये पतला हो गया। क्या हो गया, फिर से ये अंदर या पतला हो गया। तो ये जो प्रोसेस ही कहलाया, जो भाप बनकर जल का, तो ये क्या कहलाया, हमारा वाष्पो उत्सर्जन कहलाया। क्या कहलाया, वाष्पो उत्सर्जन कहलाया। क्या कुछ समझ में आया बेटा जी, क्या समझ में आया है ना। अब समझे, अब जैसा थोड़ा सा लिख देते हैं, क्या लिखा है, वह प्रक्रिया जिसमें पौधे अपने शरीर को से जल को जलवाष्प के रूप में वातावरण में छोड़ते हैं। जैसा कि हमने देखा कि उन्होंने जल को छोड़ दिया था, है ना, वैसे ही सेम यहाँ लिखा हुआ है। या मुख्यतः पत्तियों की रंध्र, जो छिद्र था, स्टोमेटा था, उसी के द्वारा क्या होता है, हमारा ये प्रोसेस पूरा होता है। वाष्पोत्सर्जन से हमारे क्या लाभ होते हैं, जो पेड़ पौधों में लाभ क्या होता है, तो पौधों में जल का संतुलन बनाए रखता है। कौन, हमारा वाष्पोत्सर्जन। खनिज लवण का भी परिवहन जड़ों से पत्तियों तक हो जाता है। पत्तियों को ठंडा रखने में भी कौन हेल्प करता है, हमारा वाष्पोत्सर्जन। भाई पानी अगर स्टोर रहेगा तो पत्तियां क्या होंगी, ठंडी ही तो रहेंगी। फिर क्या हुआ, वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, ये देख लेते हैं। जैसे क्या क्या प्रभावित करता है, तापमान, टेम्परेचर, जाहिर सी बात है प्रभावित करेगा। आर्द्रता करेगी, नमी, है ना, वायु का प्रवाह भी करेगा, प्रकाश करेगा और मृदा में जल की उपलब्धता, ये सारी चीजें क्या करेंगी, हमारे वाष्पोत्सर्जन को क्या करेंगी, प्रवाहित करने वाले ये सारे हमारे क्या हैं, कारक हैं। अब थोड़ा और समझते हैं हमारा जो ये आगे हुआ प्रोसेस सारा। अब आपको पता होना चाहिए कि वाष्पोत्सर्जन को फोटोमीटर से मापा जाता है। जैसे कि हर चीज को जैसे हमको बुखार चेक करने के लिए थर्मामीटर से नापते हैं, तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारे वाष्पोत्सर्जन को मापने के लिए फोटोमीटर से नापा जाता है। क्या नापा जाता है भाई, फोटोमीटर से नापा जाता है। अब आगे समझते हैं, आपको इसके में पता होगा भाई सारी प्रोसेस अभी की, भाई क्लोरोप्लास्ट कहाँ है, कैसे ये प्रोसेस हुआ, इसमें ये किस कलर से हरे होते हैं पत्तियां, ये सारा अब पढ़ने वाले हैं हम और आगे में, ठीक है। तो अब थोड़ा समझते हैं क्या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। जैसा कि अभी हमने देखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण, ऑक्सीजन हुआ, कैसे क्या हुआ सारा प्रोसेस वो समझते हैं। तो आप समझो पहले कि भोजन कैसे, पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में अपना सारा करते हैं, उन्हीं की उपस्थिति में भोजन अपना बनाते हैं। तो आप समझते हैं क्या है, प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी जैविक प्रक्रिया होती है जिसमें हरे पौधे, शैवाल, देखो हरे पौधे का आप ध्यान से देना, हरे पौधे हर जगह लिखा होगा, हरे पौधे नहीं है तो समझ लो वो प्रकाश संश्लेषण से नहीं कर पाएंगे अपना भोजन। क्या है, शैवाल, कुछ जीव सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं बेटा जी, क्लोरोफिल की सहायता से जल और कार्बन डाइऑक्साइड से अपना भोजन अपना भोजन, जैसा कि क्या बन जाता है, जल और हमारा जब कार्बन डाइऑक्साइड होता है तो उसके बाद क्या बन जाता है, ग्लूकोज बन जाता है। उसको तैयार करके तथा क्या कर देते हैं, ऑक्सीजन गैस को मुक्त कर देते हैं और इसी प्रकार से वो अपना भोजन ग्रहण कर लेते हैं। और या तो कह सकते हो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे क्या होते हैं, सूर्य की उपस्थिति में या सूर्य के प्रकाश की मदद से अपना भोजन बनाते हैं, क्या कहलाता है बेटा जी, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूरी कहलाती है। एक बार फिर से समझो क्या कहा गया है यहाँ पे। आपको पता है भोजन कैसे करते हैं, प्रकाश संश्लेषण से क्या होगा, यहाँ मान लो पेड़ है ना। अब मेन बात यहाँ पे आती है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की हेल्प से, मेन अगर बोला जाए क्लोरोफिल,
क्लोरोफिल की ही वजह से क्या होता है, ये अपने भोजन कर पाते हैं, वरना ना बना पाए। क्लोरोफिल एक समझ लो, कह दो कि इनका क्या है, किचन है। क्या है बेटा जी, किचन है। किचन, किचन की तरह कह सकते हो आप, जहाँ हम लोग खाना बनाते हैं, हमारा किचन वो होता है। तो मेन आपको पता होगा क्या कर देते हैं, फिर से समझ लो थोड़ा सा, कि प्रकाश की उपस्थिति में, क्या बेटा जी, प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल पत्तियों में पाई जाती है। क्या पाई जाती है बेटा जी, क्लोरोफिल पाई जाती है। तो क्लोरोफिल से ये क्या कर देते हैं, जल और जब कार्बन डाइऑक्साइड मिलके क्या कर देते हैं, ये ग्लूकोज बना देते हैं। क्या बना देते हैं, ग्लूकोज बना देते हैं। और क्या कर देते हैं, तथा ऑक्सीजन क्या कर देते हैं, ये मुक्त कर देते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस हमारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहलाती है। जैसा कि लिख सकते हैं कि हमारे प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे उपयोगी जो जो चीजें हैं वो होती क्या है। हाँ, एक बात और याद रखना बेटा जी, बहुत जरूरी है, कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल तभी होगी, कब तक, कब होगी, केवल तो केवल दिन में होती है। ओनली दिन में होती है, ये याद रखना बेटा जी, केवल दिन में होती है जो ये प्रकाश संश्लेषण वाली क्रिया है। ठीक, फिर बात आते हैं इनमें क्या क्या आवश्यक पदार्थ होते हैं। तो इनमें आवश्यक पदार्थ क्या है, सूर्य का प्रकाश। जाहिर सी बात है, सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तो इनका भोजन नहीं बन पाएगा। फिर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर हमारा जल है, क्या है, जल भी जरूरी है। जल नहीं होगा तो कैसे वाष्पोत्सर्जन होगा और कैसे इनका में बनेगा, है ना। फिर क्या है, क्लोरोफिल, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये चारों अगर नहीं होगा, ध्यान से देखना, ऑप्शन आ जाता है कभी कभी आपके पेपर में बन के दे दिया जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या जरूरी नहीं है, या तो कुछ गायब कर देगा एक और इसमें से ले देगा। तो इसको याद रख लेना कि हमको तभी होगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब सूर्य का प्रकाश होगा, जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी, जब हमारा वाटर होगा, जब हमारा क्लोरोफिल होगा। ये चारों जब होंगे तभी हमारी ये वाली क्रिया होगी। क्या यहाँ तक डन है बेटा जी, क्या यहाँ तक डन है, बताओ। अब जैसा कि मैंने बोला, यहाँ पे देखो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस दिख रहा है आपको। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर, है ना। 6 ये फॉर्मूला जो मेन है, ये क्या है, मेन है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा जी। ये आपको जब भी प्रकाश संश्लेषण वाला पूछा जाएगा प्रोसेस, अगर तुम ये एग्जांपल नहीं लिख के आओगे, मतलब ये वाली जो रिएक्शन है नहीं लिखोगे ना, नंबर कट जाएगा। तो आपको ये जरूर याद रखना है, ये रिएक्शन लिख दोगे, समझ लो थोड़ा सा इसमें लिखोगे रिएक्शन, अगर तुमने पूरी लिख दी तुमको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक, तो ये याद रख लेना, इसको याद करना बहुत इजी है कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 12 H2O, वाटर कितना, 12 H2O, क्या करेंगे, हमारा 12 H2O मिलता है। क्लोरोफिल की उपस्थिति होनी चाहिए और सूर्य का प्रकाश होना चाहिए, हाँ ना, दोनों चीज हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसकी उपस्थिति में ये क्या बना देते हैं बेटा जी, ग्लूकोज बना देते हैं, और हमारा ऑक्सीजन गैस क्या कर देते हैं, मुक्त कर देते हैं, वाटर बनता है। ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो इसको बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। और कुछ इसमें है, अब थोड़ा क्लोरोफिल की डिटेल में पढ़ते हैं। भाई क्लोरोफिल क्या है, अब क्लोरोफिल समझो कैसा है, क्लोरोफिल पाया कहाँ जाता है, क्लोरोफिल होता क्या है, तो ये थोड़ा समझते हैं, है ना। चलो आओ आगे समझते हैं। अब बताओ क्लोरोफिल कहाँ होता है भाई, क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है ये क्लोरोप्लास्ट, समझो पहले, हरित लवक। हरित लवक क्या है, जिसको हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में हरित लवक, इंग्लिश में क्लोरोप्लास्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा जी, क्लोरोप्लास्ट। अब पढ़ना क्या है कि हरित लवक पौधों की कोशिकाओं में पाया जाने वाला एक विशेष कोशिकांग है। जो हमारे ये हरित लवक है ना, हर एक पेड़ पौधों में एक विशेष तरीके के क्या है, कोशिका की तरह होता है, कोशिकांग कह सकते हो आप इसको। अब ये क्या करता है, जो कि हमारे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा हरित लवक का होना। ठीक, जैसा कि लिखा है इसमें क्लोरोफिल नामक हरा वर्णक पाया जाता है। ये जो हरित लवक है, क्लोरोप्लास्ट है, इसी में हमारा पाया जाता है क्लोरोफिल। और ये जो हमारा वर्णक का मतलब समझ रहे हो बेटा जी, वर्णक का मतलब होता है रंग। हमारा जो पत्तियों का रंग होता है ना, पत्तियों का रंग हरा, इसी की वजह से होता है। किसकी वजह से, यही वर्णक क्लोरोफिल की वजह से ही हमारे पत्तियों का रंग हरा होता है। ठीक, फिर क्या लिखा है, जो हमारे सूर्य को प्रकाश को अवशोषित करता है, कौन बेटा जी, कौन करता है, हमारे क्लोरोफिल करता है। और हरित लवक की सहायता से पौधे क्या कर लेते हैं, हमारे कार्बन डाइऑक्साइड
डाइऑक्साइड और जल को क्या करते हैं, मिलाकर सूर्य की प्रकाश की ऊर्जा से भोजन बनाते हैं। ये क्या करते हैं, सूर्य की प्रकाश की जो ऊर्जा से ही फिर अपना भोजन बनाते हैं। भोजन का मतलब है ग्लूकोज बनाते हैं, और यह केवल पौधे और कुछ शैवाल की कोशिकाओं में ही पाया जाता है। किनके में पाया जाता है, ये सिर्फ तो सिर्फ हमारे कुछ शैवाल और पौधों में ही पाया जाता है। ये सारे प्रोसेस इन्हीं में होते हैं। अब बताओ बेटा जी, हमने जैसा बोला कि क्लोरोफिल के कारण क्या होता है, पौधे का रंग क्या होता है बेटा जी, हरा होता है। क्या होता है, हरा होता है। क्वेश्चन पूछ लेगा, ऑब्जेक्टिव बन के पूछ लेगा, किसके कारण पौधों का रंग हरा होता है। ऑप्शन दे देगा, क्लोरोप्लास्ट, माइक्रोकांडिया भी दे सकता है। अब जिसको नहीं पता वो तो तुक्का ही लगाएगा, सेल लगा देगा और हरी कवक दे देगा, क्लोरोफिल दे देगा ऑप्शन। अब जब तुमको करेक्ट पता होगा तभी तुम बताओगे कि क्या है बेटा, हरित हमारा क्या है, क्लोरोफिल की वजह से हमारे पौधों का रंग क्या होता है, हरा होता है। ठीक, तो यहां तक क्या आपने समझा। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ा जाए। अब देखो मैं थोड़ा सा इसको डिटेल बता देती हूँ। जैसे कि हमारा क्लोरोप्लास्ट है, ये पत्ती होती है ना, पत्तियों में क्या होता है, जैसे थोड़ा इसकी संरचना दिखा देती हूँ। ठीक है, ऐसा करके। अब यहाँ पे एक नहीं ढेर सारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ढेर सारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ढेर सारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट होते हैं जिसमें हमारा हरित लवक होता है ना, ये सॉरी क्लोरोफिल होता है। फिर उसके बाद देखो इसमें सारे पार्ट्स भी दिए हुए हैं जो कि इतना नहीं इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप डायग्राम भी कभी कभी आ जाता है, इसका डायग्राम कभी कभी आ जाता है। तो एक बार लेकिन देखो, बायोलॉजी में पूछता क्या है, एक तो डायग्राम आपसे पूछ लिया जाएगा, और या तो ऐसे ही कोई लंबा लंबा प्रोसेस पूछ लेगा। जैसे कि अभी इसमें आ जाएगा लीवर वगैरह, यकृत वगैरह आ जाएगा, ये सारी चीजें भी आ जाए। हार्ट, अभी इससे में इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर हार्ट है हमारा, किडनी वगैरह, वृक्क जिसको है ना, ये सारी चीजें भी हम पढ़ेंगे डिटेल में, अंदर आगे जाके पढ़ने वाले। अभी तो शुरुआत है, अभी तो केवल ट्रेलर दिया है मैंने बेटा, ये सारी चीजें हमको इसमें डिटेल में पढ़नी है। अभी तो सिर्फ मोटा मोटा दिख रहा है ना। अभी तो हम पौधों के बारे में पढ़ रहे हैं, अभी हमको अपने बारे में पढ़ना है कि भाई हमारे में कैसे होता है ये सारी चीजें। चलो और थोड़ा पढ़ते हैं आगे। अब बात आ गई हमारे ऊपर से, अब यहाँ से प्रोसेस हो गया हमारा, क्योंकि हमने भोजन देख लिया, पौधे कैसे कर रहे थे, अब अपना देखने वाले कि हमको कैसे करना होता है। ठीक, तो जैसा कि लिखा हुआ है कि हम जो खाना खाते हैं उसकी प्रक्रिया क्या होती है, हम अपना खाना लेते हैं यहाँ तक, इसके बाद कैसे जाता होता है सारा प्रोसेस, वो हमको समझना है। पता है आप लोग सोच रहे हो मैं हंस क्यों रही हूँ, क्योंकि मेरे सामने रखी हुई है मैगी। मैं सोच रही हूँ तुम लोग को दिखा दूं, लेकिन तुम लोग का फिर पढ़ने मन कहाँ लगेगा, क्या पता जिस समय लेक्चर मेरा देख रहे होगे उस समय आपको मैगी खाने को निकल जाओ क्या। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले जब हम खाना खाते हैं ना, तो हम किसी भी भोजन को क्या करते हैं, सबसे पहले अंतर ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं बेटा जी, अंतर ग्रहण करते हैं। तो सबसे फर्स्ट प्रोसेस हमारा कौन सा होता है, अंतर ग्रहण। देन उसके बाद क्या होता है, पाचन होता है। अब तुम सोचो ना, हम अगर खाना कुछ खा रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, अब ऐसा तो है नहीं कि यहाँ इतनी बड़ी टंकी भरी हुई है, हम भोजन खाए जा रहे हैं, बस खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। अगर उसको इतने दिन तक तो होगा कि नहीं, बस खाए जा रहे, सोचो एक दिन तुम इतने हो जाओगे, ओ शिट, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना पॉसिबल। कुछ खा रहे हैं तो निकालना भी पड़ता है, कैसे क्या प्रोसेस होता है, ये सारा तो हमको पढ़ना पड़ेगा ना बेटा। नहीं नहीं, तो क्या है, भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं अंतर ग्रहण। जब हम भोजन करते हैं तो अंतर ग्रहण होता है, उसके बाद उसका पाचन होता है। क्या होता है भाई, पाचन होता है, कि भाई जो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर फिर उनका पाचन होता है। जैसे कि पाचन में कह सकते हो आप दांत वगैरह, दांत हमारा क्या ही काम करता है बताओ, दांत क्या करता है, इतने बड़े बड़े हम कुछ भी खाने लगते हैं ना, उसको छोटे 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 टुकड़ों में तोड़ देता है, जिससे कि हमारा जल्दी वो डाइजेस्ट हो जाता है। फिर क्या है, अवशोषण। क्या होते हैं, अब जितने भी हमारे प्राणी है उनका क्या हो जाता है, जो अच्छी चीजें हैं जो हमको एनर्जी दे रहे हैं, जो प्रोटीन वगैरह, वो सारी चीजें क्या होती है, पोषक तत्व, उसको क्या होता है, अवशोषित कर लेते हैं। उसके बाद जो नहीं पचा हुआ भोजन होता है, जो पच नहीं पाता है, फिर उसके बाद हम क्या कर देते हैं, बहिस्राव कर देते हैं या बहिक्षेपण कर देते हैं। इसको जैसे स्वांगीकरण वगैरह भी इसमें हो जाता है ना। तो ये सारी चीजें अब हम पढ़ने वाले कि हमारे इसमें ऐसे प्रोसेस होती हैं सारी चीजें। चलो भाई आगे देख लेते हैं। अब पाचन तंत्र क्या होता है, अब पाचन तंत्र को समझते हैं थोड़ा सा। आपने पढ़ा होगा पहले बचपन में, कोशिका से ढेर सारे मिलते हैं, क्या हमारे कोशिका से मिलकर क्या बनता है बेटा जी, ऊतक। ऊतक से बनता है हमारा क्या, ऊतक से हमारा अंग बन जाता है। फिर
आपने थोड़ा थोड़ा पढ़ा होगा, याद करो। अब तो बेटा जी ये पता है 4th क्लास में अभी आ चुका, 4th में बता दिया जाता है। अंग अंग से फिर हमारा अंग तंत्र बन जाता है, सारा तैयार हो जाता है। तो ये सारी चीजें अब हम पढ़ने वाले हैं इसमें, ठीक। अब समझो क्या है पाचन तंत्र, क्या है पाचन तंत्र भी वैसा ही है। तो आप बताओ पाचन तंत्र पे हमारा क्या हो जाएगा। पाचन तंत्र में क्या होगा कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो हो रहा होता है वो कैसे हो रहा है, कैसे क्या है, तो वो बताते हैं। शरीर के कई तंत्र मिलकर भोजन को पचाते हैं। ऐसा तो है नहीं केवल मुंह ही पचा रहा है या केवल पेट ही पचा रहा है, इसमें सारी बॉडी का हमारा जो पार्ट है सारे काम करते हैं, ठीक है। उन्हीं सभी यंत्रों के समावेश को ही क्या कहते हैं बेटा जी, पाचन तंत्र कहते हैं। सारे सब शरीर पाचन कराने में हेल्प करते हैं, जो भी पार्ट होते हैं, जो जो पार्ट भाग ले रहे होते, तो वो सारे पार्ट को क्या कहते हैं, वो सभी यंत्रों को क्या बोला जाता है, पाचन तंत्र बोला जाता है। आप समझो इनका मुख्य कार्य क्या होता है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना बेटा, क्योंकि भैया ऊर्जा नहीं होगी जैसे कि मेरे जोश धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, लेकिन बेटा करिश्मा मैम के जोश कभी नहीं खत्म होते हैं। तो ये चीज आप बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मैं भर भर के खा के आती हूँ और यही काम मैं तुम लोगों को कहती हूँ कि तुम भी लोग खा पी कर बैठा करो, है ना। इससे क्या होगा, हमारी बॉडी एक्टिव होगी, हम एनर्जी में रहेंगे, हमें कोई भी चीज जल्दी समझ में आएगा। ऐसे आपका जब माइंड एकदम स्वस्थ रहेगा, जब हम खाए पिए रहेंगे, ये नहीं है कि भाई भूखे रहेंगे हमारा ध्यान आधा पेट में है आधा गुड़ 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 कर रहा है ना, ऐसा होता है ना, उससे फिर पढ़ने का मन नहीं करता है। इसीलिए कहती रहती हूँ खाए पिए रहो बेटा, काहे की चिंता, खाओ पियो मस्त रहो, बस पढ़ाई करो अच्छे से। तो चलो जैसा कि लिखा भी हुआ है कि मुख्य कार्य शरीर को क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है। फिर बात आई क्या, पाचन भौतिक और रासायनिक दोनों क्रियाओं में क्या होता है, ये होता है हमारा जो पाचन होता है, जो डाइजेशन का काम होता है, वो हमारे भौतिक और रासायनिक दोनों में वर्क होता है। फिर बात है पाचन तंत्र कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट को सरल पदार्थों में तोड़ देता है। किस में कर देता है, एकदम छोटे छोटे पदार्थों में तोड़ देता है। कौन, पाचन। जो भी हम कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, प्रोटीन ले रहे हैं, फैट ले रहे हैं, इनको सबको एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में, पदार्थ में, सरल पदार्थों में तोड़ देता है और इससे हमारे जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है। और क्या करता है, विटामिन और खनिज का पाचन ये नहीं करता। कौन, पाचन तंत्र में क्या होता है, किंतु ये जल का, विटामिन का और खनिज का पाचन नहीं करता, क्योंकि ये सारे चीजें अवशोषित कर लिए जाते हैं। कहने का मतलब है जो चीजें भी हमारी बॉडी को नीड होती है, जैसे कि जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, वो उन सभी को क्या कर लेता है, पाचन तंत्र, मतलब उसको अब्सॉर्ब कर लेता है। और उसके अलावा जो भी जैसे वाटर वगैरह है, फिर वो हमारे यूरिन के थ्रू निकल जाते हैं, और जो भी चीजें हैं फिर वो सारी चीजें क्या हो जाती हैं, निकल जाती हैं हमारी बॉडी पार्ट से। ठीक है, ठीक है, इतना यहां तक समझ में आ रहा है बेटा जी। चलो तो और आगे बढ़ते हैं भाई। हाँ, तो अब शुरू होती है हमारी पाचन की प्रोसेस। क्या हो गए, शुरुआत हो गई भाई। अब क्या हो गई, दिल थाम के बैठो, क्योंकि अब हमको अपने बारे में जानना है एकदम खोल कर, क्या दिल खोल कर, है ना, दिल खोल के अब हमको समझना है सब कुछ कि भाई हाँ ठीक है। तो चलो सो, दिल नहीं बेटा जी, दिमाग खोल के समझना है। गलती से हो जाता है भाई, निकल जाता है मुझसे, दिमाग खोल के पढ़ना है ना। चलो, क्या है आहार नाल। आहार नाल की लंबाई, आहार नाल किसको बोलते हैं, जिस जैसे हमारा नानिया या कहीं जाने का रास्ता होगा ना कोई, तो हम रूट से जाते हैं, तो वैसे ही भोजन का भी रूट होता है, जो कि हमारा क्या है, आहार नाल है। क्या है, आहार नाल है। क्या है बेटा जी, आहार नाल है। तो पहले थोड़ा समझते हैं, ये अभी ग्रसिका है, अभी समझाएंगे ग्रसिका क्या है। ग्रसिका का काम होता है फूड को ले जाना, ठीक। चलो समझो, आहार की लंबाई क्या होती है, आहार नाल की जो लंबाई होती है लगभग लगभग बेटा जी कितनी होती है, 32 फीट, या तो कह सकते हो 9 से 10 मीटर क्या होती है, लंबी होती है। सोचो सोचो, एक बार सोचो, हमारी इतनी सी बॉडी पार्ट में, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बोलती हूँ, मेरी बॉडी पार्ट में भी इतनी लंबी है। अब बताओ कहाँ होती है, मतलब समझ रहे हो, उसी में टेढ़ी मेढ़ी ऐसी होती है, इतनी लंबी होती है ये। सोचो 9 से 10 मीटर तो मैं खुद नहीं, पता नहीं, आई डोंट नो कितना ऐसे दिख रहा है ना। आहार नाल
का पहला भाग बेटा जी मुख गुहा होता है। मुख गुहा, जैसा कि जिसमें मुख गुहा ये है पूरा मुख गुहा होता है। सबसे पहला क्या हुआ, मुख गुहा हुआ, जिसमें कि हमारा जीभ, दांत, ये सारी चीजें क्या आती हैं, इसमें पार्टिसिपेट कर रही होती हैं फूड को तोड़ने में या उसको पचाने में। अब जैसा कि यहाँ लिखा भी है कि मुख गुहा में दांत, जीवा और 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं। पहले समझो दांत। दांत क्या आपको याद है, दांत क्या करता है, चीर फाड़ करके या किसी चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में करता है। दांत हमारे 4 प्रकार के होते हैं। कौन से दांत हमारे 4 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, कृतनक, रदनक और हमारे अग्रचौड़क और चवर्णक, 4 होते हैं। ठीक, कौन से, कृतनक, रदनक, क्या बोला था मैंने, हाँ, अर्धचौर्णक और चवर्णक, क्या, अंचौर्णक और चवर्णक, ये 4 हमारे दांत हुए हैं ना। अब इसमें समझो क्या है, क्या होते हैं आपके ये दांत वगैरह के। अगर दांत की भी मैं बात करूं, फॉर्मूले वगैरह भी इसमें पूछे जाते हैं, क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। जैसे हमारे दांत हो गए है ना, दांत के ये पार्ट है, क्या है ये भाई, दांत के मान लो समझ लो, क्योंकि देखो किसी भी, जब हमारे दूध वाले दांत होते हैं वो कितने होते हैं, 20 होते हैं। दूध वाले दांत हमारे 20 होते हैं। और अगर किसी वयस्क की बात करूं, जैसे कि 32 होते हैं। जैसे कि अभी हमारे दांत, ओहो बार बार गिर जा रहा है, अभी हमारे शरीर में, अभी हमारे बॉडी में, मतलब हमारे में टीथ कितनी होंगी, अभी मान लो मेरे में 30 आ गए होंगे शायद मेरे में, है ना, मैं तो इतनी गिनती तो नहीं रहती हूँ। अब जैसे आप लोगों में अभी 28 दांत होंगे, अभी 28 दांत होंगे। क्यों, क्योंकि जो वयस्क वाले दांत होते हैं ना, ये बड़े जो हमारे बाद में निकलते हैं, 32 दांत तो बहुत दिन बाद पूरे होते हैं। वो जो 4 से 6 दांत होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे बाद में निकलते हैं, मतलब कि क्या कह सकते हो, बाद में 18 साल के बाद निकलते हैं। क्या मिलते हैं, 18 साल के बाद निकलते हैं। अब देखो समझो, अब क्या है, हाँ, जीवा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं। अब 3 जोड़ी समझ रहे हो, जोड़ी का मतलब है टोटल 6 होती होंगी। जोड़े का मतलब है, जोड़े में मतलब 2 को 1 बोलते हैं कि नहीं, जोड़ा 2 का होता है, उसको बोला क्या जाता है, 1 जोड़ी, 2 जोड़ी, 3 जोड़ी। तो वैसा ही लिखा हुआ है कि जोड़ा क्या होता है, 2, मतलब अगर 3 जोड़ी है मतलब 1 में 2, 2 में 4, 3 में 6, तो 6 जोड़ियां लार ग्रंथियां, अच्छे जोड़ी नहीं बोलेंगे, 6 लार ग्रंथियां होती है। अगर जोड़ी में पूछा जाए तो बता देना भाई 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, पैरोटिड ग्रंथि होती है, सब मंडिबुलर ग्रंथि होती है और सब लिंगुअल ग्रंथि होती है। इसको थोड़ा ध्यान से समझना क्योंकि ये थोड़ा कभी कभी कंफ्यूजिंग हो जाता है, ऐसा नाम है, तो ये आप पढ़ लेना एक बार। पहला फिर से समझो, पैरोटिड ग्रंथि होती है, दूसरी हमारी सब मंडिबुलर ग्रंथि होती है, तीसरी हमारी सब लिंगुअल ग्रंथि होती है। अब समझो इनके क्या काम होते हैं, क्या करते हैं। ये जो हमारी पैरोटिड ग्रंथि होती है सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, मतलब कि ये कह सकते हो यहाँ बड़ी ग्रंथि है सबसे बड़ी। ये हमारे जस्ट कान के पीछे होती है, यहाँ पे आप एक बार यहाँ पे हाथ रख के देखो, हाँ, और ऐसे आ करो, आ, हाँ हाँ, ऐसे करो, देखो यहाँ पे ना कुछ खुल बंद रहा है, यहाँ पे एकदम यहाँ पे। तो ये हमारी कौन सी ग्रंथि हुई, यहाँ पे पैरोटिड ग्रंथि हुई। सेकंड हमारी क्या हुई, सबमंडुलर ग्रंथि, ये हमारे जबड़े के नीचे यहाँ पे पाई जाती है, एकदम जबड़ा यहाँ पे है ना, यहाँ पे, तो यहाँ पे ये ग्रंथि पाई जाती है। तीसरी हमारी सबलिंगुअल, ये हमारे जीभ के पास नीचे पाई जाती है, तो जीभ के पास वाली ग्रंथि को क्या बोलते हैं, सबलिंगुअल ग्रंथि बोलते हैं। अब इनका थोड़ा काम देख लेते हैं भाई, क्या है पैरोटिड ग्रंथि, क्या है, ये सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है और यह प्रत्येक कान के सामने या फिर नीचे स्थित होती है। और देखो सांप में जहर इसी ग्रंथि द्वारा पाया जाता है। क्या भैया, सांप में इसी ग्रंथि द्वारा जहर पाया जाता है। पूछ लेगा सांप में किस ग्रंथि द्वारा जहर पाया जाता है, तो आप बता देना पैरोटिड ग्रंथि के कारण ही उसमें जहर पाया जाता है। सब मंडिबुलर ग्रंथि क्या है, जो कि हमने बता ही दिया। ये सारी चीजें क्या है, सबलिंगुअल ग्रंथि हमारी या जीभ के नीचे उपस्थित होती है और मनुष्य में प्रतिदिन लगभग कितने 1.5 लीटर लार बनता है। हम लोग देखो बोलते रहते हैं, हमारे लार आता ही रहता है। कुछ लोग तो होते हैं बोलते बोलते थूक देते हैं, होता है कि नहीं होता है, बोलते बोलते क्या लार थूक देंगे ऐसा करके, तो है ना, इतनी ज्यादा लार आती है। तो इसमें लिखा भी है कितने, 1.5 लीटर क्या होता है, लार हमारे प्रतिदिन मनुष्य में बनता है। ठीक, क्या यहाँ तक डन है भाई, बताओ। हाँ, चलो तो फिर धीरे धीरे करके आगे बढ़ा जाए। आगे क्या है बेटा जी, लार में मुख्यतः 4 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। अब जो ये लार हैं, एंजाइम
क्या वर्क करता है बेटा जी, भोजन को पचाने में हेल्प करता है। क्या करता है, भोजन को पचाने का काम कौन कराता है, हमारा एंजाइम कराता है। एंजाइम मतलब मान लो ये जो हमारे होते हैं ना, भोजन को गला कर पचा कर ऐसे करके डाइजेस्ट कराने में हेल्प कराते हैं। तो हमारे कितने मुख्यतः 4 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं अधिकतर, वरना पाए तो बहुत से जाते हैं, लेकिन 4 प्रकार के क्या होते हैं हमारे मुख्यतः एंजाइम पाए जाते हैं। जैसा कि पहला हमारा कौन सा, लाइसोजाइम है, दूसरा हमारा एमाइलेज है, तीसरा हमारा टाइलिन है और चौथा हमारा डाइस्टेज है। अब देखो इनका वर्क क्या है। हमारा जो लाइसोजाइम है ये वर्क करता है कीटाणु विषाणु को नष्ट करने में, जैसे कि हमारे कुछ भी कीटाणु वगैरह आ गए, बैक्टीरिया वगैरह आ गए, तो उनको नष्ट करने का काम कौन करता है, लाइसोजाइम करता है। फिर बात आ गई एमाइलेज की। एमाइलेज क्या काम करता है, भोजन को चिपचिपा बनाने में काम करता है। कौन बेटा जी, एमाइलेज करता है। कौन करता है, एमाइलेज करता है। टाइलिन भोजन को कार्बोहाइड्रेट को पाचन करने में करता है। कौन, टाइलिन। टाइलिन हमारा क्या करता है बेटा जी, कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है, पचाने का काम कौन कर रहा है, हमारा कार्बोहाइड्रेट को कौन कर रहा है, टाइलिन करता है। कौन करता है, टाइलिन करता है। ठीक, ये हमारा आ गया टाइलिन का। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा कि कार्बोहाइड्रेट को पचाने का काम कौन कर रहा है, तो टाइलिन कर रहा होता है। ठीक, फिर आ गई बात डाई स्टेज का काम क्या है। डाई स्टेज का काम है स्टार्च का पाचन करना। किसका बेटा जी, स्टार्च का पाचन करने का काम कौन करता है, हमारा डाई स्टेज करता है। ओके, यहां तक क्या भाई डन है। चलो अब बात आ गई ग्रास नली। ग्रास नली ग्रहिका जो कि भोजन को ले जाने का काम कर रही होती है हमारे कहां तक के लिए, हमारे अमाशय तक, जो कि जुड़ी होती है। कौन, ग्रसिका। देखो यहां से देखो जुड़ी हुई है अमाशय तक। कहां तक बेटा, अमाशय तक भोजन को ले जाने का काम कर रही होती है। तो इसकी लंबाई जो यहां से यहां तक की है 25 सेंटीमीटर है। कितनी है बेटा जी, 25 सेंटीमीटर होती है। 25 सेंटीमीटर इसकी पूरी लंबाई होती है। फिर बात है कि मुख गुहा से आगे भेजे गए, मुख गुहा जैसे हमने खाया फिर इसको आगे धक्का दे दे के धीरे धीरे, क्योंकि भाई देखो इतनी लंबी थी, अब क्या उसमें मुड़ी उड़ी थोड़ी रहती है, ऐसी रहती है, तो उसको थोड़ा थोड़ा करके धक्का दे देकर वो क्या करता है, उसको कौन सा बोला जाता है, भोजन को क्या बोला जाता है, बोलस बोला जाता है। क्या करते हैं, बोलस बोला जाता है। ये जो गति होती है उसको क्रमांकुंचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रमांकुंचन बोलते हैं। कौन सी गति करते हैं, क्रमांकुंचन गति करते हैं, जो भोजन को धीरे धीरे तक अमाशय तक ले जाने का वर्क करते हैं। तो ये प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, ग्रास नली का काम यही होता है। फिर बात करते हैं अमाशय का। किसका, अमाशय की बात करते हैं। तो अमाशय में लगभग 4 घंटे तक भोजन रहता है। अमाशय हमारा जैसे हम खाना खाए होते हैं, हम 4 से 5 घंटे या कह सकते हो 4 घंटे तक भोजन स्टोर करने का काम कौन कर रहा होता है, अमाशय कर रहा होता है। अमाशय के 3 पार्ट होते हैं बेटा जी। अमाशय के कितने पार्ट होते हैं, 3 होते हैं। थोड़ा समझते हैं कौन कौन से हैं। तो एक यहां तक समझ लो और एक यहां तक है। तो ये जो हमारा पहला वाला पार्ट है, ये जो पहला वाला पार्ट है इसको बोला जाता है कार्डियक। क्या बोला जाता है, कार्डियक। क्या बोला जाता है बेटा जी, अरे यार इरेज हो गया, कार्डियक बोला जाता है। ये जो हमारा पहला प्रोसेस है, ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, कार्डियक कहलाता है। और ये हमारा फंडस कहलाता है। सेकेंड वाला जो यहां से यहां तक है, देखो यहां से यहां तक है, यहां से यहां तक है, ये क्या कहलाया, हमारा फंडस कहलाया। और तीसरा हमारा क्या कहलाता है, पाइलोरस। पाइलोरस कहलाता है। ठीक, क्या कहलाता है, ये हमारा पाइलोरस कहलाता है। तो ये वाला भाग कार्डियक, दूसरा हमारा फंडस और तीसरा पाइलोरस भाग कहलाता है। अब इनके काम समझो थोड़ा, क्या क्या है, क्या है हमारा काम इनका। हाँ, तो क्या बोला गया, अमाशय 3 भागों में भोजन का पाचन करता है, जैसा कि मैंने बताया। पहला कार्डियक है, दूसरा पाइलोरस है और दूसरा फंडस है, तीसरा पाइलोरस है। ठीक, अब पहला क्या है, यह कार्डियक क्या होता है, ऊपरी भाग होता है। क्या होता है, कार्डियक ऊपरी भाग होता है। इसमें HCl अम्ल होता है। किसमें बेटा जी, HCl अम्ल होता है इसमें। क्या, HCl अम्ल। और HCl आपको पता है एक अम्ल है। क्या है बेटा जी, एक अम्ल है।
फिर क्या बोला गया है, जो कि कीटाणुनाशक होता है। ये क्या होता है, कीटाणुओं को नाश करने वाला होता है, कीटाणुनाशक होता है। फंडस क्या हुआ, इसमें कांटानुमा तंत्र होता है। इसमें क्या होता है, कांटानुमा तंत्र होता है बेटा जी, कांटे जैसी संरचना होती है, जो हमारे भूखे रहने पे फिर हमको चुभता रहता है। क्या कर देता है, चुभता रहता है हमारे, जब हम कुछ खाए नहीं रहते और भूखे लगते हैं, जैसे पेट में नहीं होता चुभने लगता है, तो वैसा चुभता है और या भोजन को रोक कर रखता है। मेन हमारा जो भोजन होता है यहीं पे रुका रहता है, कहाँ पे, यहाँ पे, किसमें, फंडस में रुका रहता है। फिर बात आई पाइलोरस की। पाइलोरस क्या करता है, तो पाइलोरस, इसमें जठर ग्रंथि होती है बेटा जी। जठर ग्रंथि क्या करती है, जिसमें जठर रस, इसमें जठर ग्रंथि होती है और क्या करता है, इसमें जठर रस स्राव होता रहता है। क्या होता रहता है, जठर रस निकलता रहता है, जो कि क्या होता है, या दो रसों से मिलकर बना होता है। कौन, जठर रस हमारे दो रस से मिलकर बना होता है। कौन कौन सा, पहला हमारा रेनिन है और दूसरा हमारा पेप्सिन है। पहला हमारा रेनिन है, दूसरा हमारा पेप्सिन है। रेनिन क्या होता है, दूध से दही बनाने में सहायक करता है। रेनिन रस जो होता है हमारे दूध को दही बनाने में मदद करता है। और पेप्सिन हमारा क्या करता है बेटा जी, प्रोटीन का पाचन करता है। किसका, प्रोटीन का पाचन करने में हेल्प कौन करता है, पेप्सिन नामक रस करता है। तो ये सारी चीजें हमारे कौन कराता है, इसमें ये सारा प्रोसेस हो रहा होता है। किसमें बेटा जी, आमाशय में हमारे हो रहा होता है, जिसको स्टमक बोलते हैं। और इसको आपको अगर पूछ लिया जाए कि भाई इसका स्ट्रक्चर क्या है, तो बोल सकते हो जे जैसा स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है, जे जैसा स्ट्रक्चर नहीं लग रहा है आपको, है ना, जे जैसा स्ट्रक्चर ऐसा करके जे, है ना, तो इसको बोल सकते हैं जे जैसा स्ट्रक्चर होता है। अब बात आती है हमारे छोटी आंत की। क्या आती है भाई, छोटी आंत की। नहीं, थोड़ा सा और बता देती हूँ आपको, चलो आगे ही बता दूंगी, कोई नहीं। क्या है, छोटी आंत है। क्या है, छोटी आंत है, स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत क्या होती है, नाम का बस छोटा है ये बेटा जी। क्या है, नाम का छोटा है, ये बोलना बड़ा होता है। क्या होता है, बड़ी होती है। ठीक, जैसे छोटा पैकेट बड़ा धमाका, काम वैसा ही इनका भी है। जैसा लिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ भोजन का अधिकांश पाचन हो जाता है। हमारे छोटी आंत में भोजन का अधिकतर क्या हो जाता है, पाचन यहीं पे हो जाता है। और पोषक तत्व का अवशोषण रक्त में कर लिया जाता है। हमारे ब्लड में जो भी पोषक तत्व होते हैं उनका क्या कर लिया जाता है, अवशोषण कर लिया जाता है। और इसमें 3 भाग होते हैं। कौन कौन से हो जाते हैं बेटा जी, डुओडेनम होते हैं, जेजुनम होते हैं और इलम होते हैं। इसमें 3 भाग होते हैं। कौन से होते हैं हमारे, ये तीनों पार्ट होते हैं। अब बात आई इनकी लंबाई। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, जो यहाँ पे ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होता है, ये जैसा कि दिख रहा है आपको, तो ये इसकी लंबाई कितनी होती है बेटा जी, 6 से 7 मीटर लंबी होती है। छोटी आंत हमारी कितनी होती है, 6 से 7 मीटर लंबी होती है। सोचो हमारे बॉडी के अंदर कितना स्ट्रक्चर भरा हुआ है ना, हम इसको इतना अंदर लेके चल रहे हैं। 6 से 7 मीटर, या कह सकते हो उसको 20 से 30 23 फीट क्या होता है, ये होता है। कौन हमारा, स्मॉल इंटेस्टाइन। 6 से 7 मीटर, ध्यान रखना। ठीक, भोजन में 90%, भोजन में जो 90% पोषक तत्वों का अवशोषण यहीं पे हो जा रहा होता है हमारे। इसके आगे तो बहुत कम, लेकिन यहाँ ज्यादा से ज्यादा जो हमारा भोजन का पाचन है, जो भी हमारे आवश्यक पोषक तत्व है, सोचो 90% पूरा यहीं पे हो जाता है, 10% फिर आगे होता है। तो आगे यहाँ बात करते हैं, आगे बात आ गई हमारे यकृत की। क्या आ गई बेटा जी, यकृत की। तो यकृत क्या होता है, यकृत जैसे हमारा ये बना हुआ है, आपको पता होगा यकृत ये है हमारा, ये लीवर जिसको बोलते हैं। ठीक, तो क्या है यकृत, यकृत क्या होता है, या पित्तरस बनाता है। कौन, ये हमारा यकृत कौन बनाता है, पित्तरस बनाता है, जो कि यहाँ पे देखो पित्ताशय है, पित्ताशय है, आपको दिख रहा होगा। इसका ग्रीन या येलो कलर कह सकते हो, क्या कह सकते हो, ग्रीन या येलो कलर होता है, जो वसा को पचाने में मदद करता है। पित्तरस क्या करता है, हमारे वसा को पचाने में वर्क करता है, हेल्प करता है। यह रस पित्ताशय में संग्रहित होता है। जो हमारा ये रस हो रहा है, कौन सा हमारा, पित्त रस होता है, जो कि हमारे पित्ताशय में संग्रहित होता है, पित्ताशय में जाके इकट्ठा होता रहता है। किसमें, पित्ताशय में। आपको पता होगा कि जो हम खाए रहते हैं, हमारा जो भोजन होता है, जब उसका हम कह सकते हो बहिक्षेपण करते हैं, तो वो येलो कलर में इसी के कारण होता है। किसके कारण, हमारे इस पित्ताशय में जो ये रस निकल रहा होता है, पित्त रस के कारण ही इसका रंग किस कलर में हो जाता है, हल्का पीले रंग में होता है। फिर आगे बात करते हैं, हाँ, पैंक्रियाज की। किसकी बात करते हैं बेटा जी, पैंक्रियाज की। हमारे क्या है,
पैंक्रियाज क्या है, यह अमाशय के पीछे स्थित होता है। जैसे कि हमने देखा ये हमारा अमाशय, अमाशय के जस्ट पीछे दिख नहीं रहा है, अमाशय के जस्ट पीछे क्या होता है हमारा पैंक्रियाज स्थित होता है। क्या होता है, स्थित होता है। यहाँ क्या होता है इस ग्रंथि में, जो कि पाचन क्या करता है, एंजाइम और किसका, इंसुलिन बनाती है। जो पाचन हो रहा होता है उससे क्या बनाता होता है हमारा, एंजाइम और इंसुलिन बनाता है। कौन बेटा जी, हमारे पैंक्रियाज में बनता है ये सारा प्रोसेस हमारा, जिसमें एंजाइम और इंसुलिन बनता है। अब बात आई बड़ी आंत की, जैसा कि छोटी आंत, बड़ी आंत। छोटी आंत सिर्फ कहने को छोटी आंत होती है, बड़ी आंत केवल कहने को बड़ी होती है, लेकिन एक मेन प्रोसेस बताती है। छोटी आंत लंबी होती है ज्यादा, क्या होती है, छोटी आंत हमारी ज्यादा लंबी होती है, बड़ी आंत छोटी मतलब उसके अपेक्षा छोटी होती है। अब तुम सोचो नाम क्यों ऐसा बोला जा रहा है, बड़ी आंत बड़ी है, छोटी आंत है ना लंबी है। बड़ी आंत इसलिए इसको बोला जाता है क्योंकि इसका जो डायामीटर होता है, व्यास जो होता है, बड़ी आंत का व्यास बड़ा होता है। व्यास क्या होता है, बड़ी आंत का बड़ा होता है, इस वजह से क्या बोलते हैं इसको, बड़ी आंत बोलते हैं। और वो लंबी होती है, उसका व्यास छोटा होता है, इसलिए उसे छोटी आंत बोलते हैं। आप समझो यहाँ भी बड़ी आंत का प्रोसेस क्या है, क्योंकि हमारा 90% पोषक तत्व तो छोटी आंत में ही हो गया था। बड़ी आंत का काम देखते हैं क्या है। बड़ी आंत देखो, जैसा कि यहाँ लिखा है, देखो यहाँ दिखाती हूँ आपको डायग्राम, थोड़ा समझो। ये देखो यहाँ पे ये क्या है हमारा बड़ी आंत, ये क्या है जो इसमें गुज 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 जो स्ट्रक्चर बनी हुई है वो हमारी छोटी आंत है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। अब देखने में ही आपको दिख रहा होगा कि इसका क्या है, व्यास बड़ा है और इसका क्या है, छोटा है। तो यहाँ पे हम समझते हैं कि यहाँ जो अपचा हुआ भोजन होता है, बड़ी आंत में जो भोजन नहीं पच पाता है, जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, वो भोजन से पानी और खनिज का अवशोषण होता है। किसमें, हमारे बड़ी वाली आंत में होता है। इसकी लंबाई 1.5 मीटर या 5 फीट होती है। किसकी, हमारे बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर या तो 5 फीट होती है। इसमें कई करोड़ लाभकारी बैक्टीरिया होते हैं, कई करोड़ इसमें बैक्टीरिया पाए जाते हैं, लाभकारी वाले जो हमें लाभ देते हैं। अब समझो एनस मल द्वार की बात आ गई, जो कि हमारे जहां से भोजन को निकाला जाता है, जो कि गुदा द्वार द्वारा निकाला जाता है। जो लास्ट पार्ट होता है तो इसको गुदा द्वार बोलते हैं, और यहीं से मल को निकाला जाता है, जो कि हमारे वेस्ट मटेरियल होते हैं, उनको हम निकालते हैं कहां से, गुदा द्वार के द्वारा। तो ये क्या हुआ, यह पाचन तंत्र का अंतिम भाग है। कौन कौन बेटा जी, गुदा द्वार, जो कि क्या है, मल द्वार बोल सकते हो, है ना। तो यहां से मल शरीर के बाहर निकाला जाता है। कहां पे, मल हमारे शरीर से निकाला जाता है, कहां से, हमारे मल द्वारा निकाला जाता है। तो ये चीजें आपको सारी आई थिंक की समझ में आई होगी। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि ये सारा प्रोसेस सोचो ऐसे होता है। हमारा भोजन आया मुख गुहा से आके, फिर हमारे किसने ग्रसिका तक आया, ग्रसिका से हमारे अमाशय में पहुंचा, अमाशय के द्वारा पैंक्रियाज वगैरह हेल्प कर रहे हैं जहां से जठर रस बन रहा है, फिर हमारे यहाँ छोटी आंत में आया, छोटी आंत के बाद यहाँ बड़ी आंत से, फिर बड़ी आंत से होते हुए हमारे मल द्वारा जो भी अपचा हुआ भोजन होता है फिर वो बाहर चला जाता है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम। क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, श्वसन तंत्र। क्या है बेटा जी, श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र क्या होता है भाई, आपको पता है हमें जीवित रहने के लिए सांस लेने की जरूरत पड़ती है। सांस लेते हैं हम, है ना, क्या, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो ये प्रोसेस कैसे हो रहा होता है इसके जानते हैं। तो इसमें क्या होता है, यह तंत्र शरीर की कोशिकाओं को ऊर्जा, जो हमारी सेल्स है उनको ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होता है, श्वसन होता है। और जिंदा रहने के लिए क्या जरूरी है, सनम तेरी कसम नहीं बेटा जी, जिंदा रहने के लिए हमें ऑक्सीजन पानी की जरूरत होती है। तो क्या हुआ, जिंदा रहने के लिए श्वसन तंत्र भी इसीलिए हो रहा होता है। तो क्या है, यह तंत्र शरीर की कोशिकाओं को ऊर्जा प्राप्त के लिए आवश्यक गैसों का जो आदान प्रदान हो रहा होता है, जो भी हमारी शरीर को ऊर्जा देने के लिए जिस भी हमें गैसों की जरूरत होती है वो होता है हमारा, जो कि रेस्पिरेशन के द्वारा होता है, श्वसन तंत्र में होता है। और जो अपशिष्ट गैस है, जो भी हमारे अंदर जो खराब गैस है, अपशिष्ट गैस, उसको बाहर निकालना इस तंत्र का प्रमुख अंग कौन कौन से है, इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं वो समझते हैं अब बेटा जी। जैसे कि इसमें स्वर यंत्र होता है, श्वास नली होती है, श्वसनी होती है, फेफड़े होते हैं आदि शामिल है। अब जैसे मनुष्य के श्वसन मार्ग, जो हमारे श्वसन में जब हमारे कोई गैस लेते हैं तो उसमें कौन कौन मार्ग में आ रहे होते हैं वो समझते हैं।
सबसे पहले आप देखो, पहले मानव जब श्वसन करता है, जब हम श्वसन करते हैं, सांस लिए कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन तुरंत नहीं, लेकिन सांस लिए हमने हमने ले ली गैस अंदर। एक बार ऐसे सोचो, सबसे पहले देखो पहला प्रोसेस हमारा कहाँ से हो रहा है, सबसे पहले नाक, शुरुआत हुई ना नाक से, नाक से हुई, तो सबसे पहले नाक छिद्र से हमारा श्वसन शुरू हो जाता है, फिर ग्रसनी में आता है, उसके बाद स्वर यंत्र पे पहुंचता है यहाँ पास, फिर श्वास नली के द्वारा क्या होता है, जाता है, फिर श्वसनी, और फिर हमारे फेफड़ों पे जाके पहुंचता है, फेफड़े फेफड़े फेफड़े, तो यहाँ से फिर वहां पे हमारा श्वसन धक धक है ना, श्वसन, तो फेफड़ा भी हमारा ऐसा ही है। तो ये सारा प्रोसेस यहाँ पे है। तो लिखा भी है कि तो वायु जिस मार्ग का अनुसरण करते हुए जाती है, जिस मार्ग से अनुसरण करते हुए जाती है, उसे बोला जाता है बेटा जी श्वसन मार्ग बोला जाता है। क्या बोलते हैं, श्वसन मार्ग बोलते हैं। यहां तक समझ में आ रहा है आपको ना, सारा चीज प्लीज डिटेल में समझना। और वैसे मुझे, मेरे हिसाब से हर इंसान को इसके बारे में जानना चाहिए, क्योंकि हमारे बॉडी के पार्ट को अंदर की चीजें हैं ये सारी चीजें। अब जैसे तुम बीमार पड़ जाते हो, जो लोग नहीं जानते हैं, डॉक्टर कुछ भी बता दिया समझ लो, लेकिन जब हम अपने शरीर में आना, भाई हाँ किसी का फेफड़ा खराब हो गया, अरे लीवर खराब हो गया, अरे उसको दिक्कत हो गई, ये सारी चीज हमें ये चीजें पता होंगी, अच्छा ये प्रॉब्लम इसमें होती है, अच्छा ये चीज, अच्छा हाँ हमारे जो बॉडी में यहाँ पे होता है इसमें प्रॉब्लम हुई है ना। तो ये सारी हमारे हिसाब से आपको खुद मजा आती है इस चैप्टर को लाइव प्रोसेस हम ना, मेन टॉपिक हमारा जो है बायोलॉजी का, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ध्यान से सुनना सारी चीजें और सारा समझते हुए चलना। तो जैसा कि अब आपको दिखा देती हूँ, ये जो हमारा रेस्पिरेशन का पूरा डायग्राम है और कैसे हमारा हो रहा है प्रोसेस, देखो इसको पहले। तो जैसा कि यहाँ पे हमारा नस द्वार है, जो कि नाक का छिद्र है जहां से गैसेस जाती हैं, और फिर क्या होता है यहाँ से आ रही होती है, ये हमारी जो श्वास नली है, क्या है श्वास नली, स्वर यंत्र यहाँ पे होता है, हमारे स्वर यंत्र यहाँ पे पाया जाता है, और इसके द्वारा ये क्या होता है हमारे आती हैं आती हैं आती हैं, और ये हमारी यहाँ पे क्या है श्वसनी है, क्या है बेटा जी श्वसनी है, जिसको बोला क्या जाता है, श्वसनी बोला जाता है। क्या होता है, श्वसनी होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा श्वसनिका है, ये सारी प्रोसेस क्या है, यहाँ देखो श्वसनिका है, ये हमारा डायाफ्राम है बेटा जी, क्या है डायाफ्राम बोला जा रहा होता है, ये हमारी पसलियां है ढेर सारी, और ये हमारे फुफ्फुस धम मतलब फुसफुस होती है, वो है हमारा, यहाँ पे सारे प्रोसेस यहाँ पे हो रहे होते हैं। तो ये ऐसा पूरा चित्र आ जा, चित्र तो वैसे कम आते हैं, लेकिन आप एक बार देख लो ढंग से, एक बार नजर डाल लो, एक बार नजर डाल लो कि अच्छा ऐसा होता है हमारे बॉडी पार्ट के अंदर। क्या कहते हो, एक बार नजर अच्छे से डाल लीजिए आप लोग। क्या यहां तक समझ में आया? हाँ, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, है ना।